नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर। आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे असहयोग आंदोलन के बारे में। बीपीएससी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको डिटेल में हम लोग एनालिसिस के साथ पढ़ेंगे। और जो कि एक सीरीज चल रहा है आस्था यस का नोट्स है, बहुत ही अच्छे नोट्स है। मार्केट में इससे अच्छा मुझे अभी तक तो नोट्स किसी का नहीं मिला, इनफैक्ट एस्टेरिया का भी नहीं है। एस्टेरिया पर भी मैं बहुत जल्द ही वीडियो बनाने वाली हूँ उसके नोट्स पे, जो 17वीं बीपीएससी के लिए फाउंडेशन बैच है। तो अभी असहयोग आंदोलन के बारे में हम लोग जानेंगे। तो असहयोग आंदोलन, जैसा कि हम लोग जानते हैं, कोई भी आंदोलन होती है तो उसके पीछे कारण होता है। तो सबसे पहले असहयोग आंदोलन के पीछे का कारण जानेंगे कि कारण क्या था जिसकी वजह से असहयोग आंदोलन करना पड़ा। उसके बाद असहयोग का प्रस्ताव का विरोध किया गया, तो किस स्तरों पे, किन किन स्तरों पे किया गया उसको यहाँ पे पॉइंट वाइज किया गया है। जैसे कि असहयोग प्रस्ताव का विरोध प्रांतीय स्तर पे किया गया, केंद्रीय स्तर पे किया गया, और फिर किन लोगों ने किया। तो केंद्रीय स्तर पर बीजी तिलक ने और CR दास, चितरंजन दास और लाला लाजपत राय ने केंद्रीय स्तर पर सहयोग प्रस्ताव का विरोध किए थे। वहीं प्रांतीय स्तर पे परंपरागत प्रांत से असहमत कुछ लोग थे और गैर परंपरागत सहमत लोग थे कुछ लोग। तो इसको हम लोग डिटेल में आगे जानेंगे। और कारण में देखिए क्या था, असहयोग आंदोलन होने के क्या क्या कारण थे। तो प्रथम विश्व युद्ध के कारण महंगाई में वृद्धि हो गई थी। इससे भी क्या हुआ, जब महंगाई में वृद्धि होती है तो जनता अस्त व्यस्त हो जाती है। उनके दिनचर्या, उनके रोजमर्रा की जो जरूरी वस्तुएं होती हैं उसमें बहुत ज्यादा महंगाई होने से वो सक्षम नहीं होते हैं अपना भरण पोषण करने में। दूसरा है कि तो असंतोष तो उनको जागेगा ही ना सरकार के प्रति अगर महंगाई हो जाए तो। और सेकेंड है 1919 का अधिनियम। आप सभी लोग को पता है 1919 का अधिनियम के बारे में, रॉलेट एक्ट, जिसके वजह से जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो इन सब वजहों से असहयोग आंदोलन किया गया कांग्रेस के द्वारा और गांधी जी के द्वारा, गांधी जी के नेतृत्व में। यहाँ पर थर्ड पॉइंट है कि जो गैर परंपरागत लोग असहमति थी तो उसमें कलकत्ता का विशेष अधिवेशन हुआ जिसमें से अध्यक्ष बने थे लाला लाजपत राय, और इन्होंने प्रस्ताव वापस लेने की मतदान किए थे। फिर बिहार में प्रसार हुआ था। और उसके बाद राष्ट्रीय जन आंदोलन क्या था और वापस क्यों लिया गया, या सहयोग आंदोलन को वापस क्यों लिया गया, उसको जानेंगे 6 पॉइंट में, 5 पॉइंट में, कि यह जो असहयोग आंदोलन हुआ था, यह जन आंदोलन राष्ट्रीय स्तर पे कैसे फैला या कैसे पहुंचा। ठीक है, तो इसको एक एक करके हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, प्रथम विश्व युद्ध के कारण आवश्यक वस्तुओं की जो कीमत थी उसमें बढ़ोतरी हो गई। सबसे पहले हम लोग का यही पॉइंट था ना, कारण। तो कारण में महंगाई था। तो महंगाई की वजह से 1980 का एक्ट और रॉलेट एक्ट था, जिसकी वजह से जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इन सभी के कारण गांधी जी के ऊपर अब यह दबाव बनने लगा कि राष्ट्रीय स्तर पे अंग्रेजों के खिलाफ सत्याग्रह चलाया जाए या फिर कोई भी ऐसा मुहिम चलाया जाए जिससे कि अंग्रेजों पर दबाव बने, जो भी ये जाति कर रहे हैं वो अपना करना बंद करे। उस टाइम तक स्वतंत्रता का ऐसा कोई मांग नहीं था, स्वराज्य का लोग डिमांड करते थे। स्वराज्य इन द सेंस की गवर्नमेंट हो, जैसे कि अभी अपने उस टाइम के तत्कालीन कनाडा और फिर बाकी देशों में जो था अंग्रेजी शासक थी, परंतु वहाँ पे जो नियम कानून बनाते थे वो जनता से चुने हुए प्रतिनिधि होते थे। जैसे अभी ब्रिटेन में ही है कि वहाँ पे रानी है या अभी तो राजा बन गए हैं। ठीक, पहले विक्टोरिया थी क्वीन, तो वहाँ पे किंग का है शासन है, परंतु वहाँ एक तरह से लोकतंत्र है या स्वराज है, जनता के द्वारा चुन करके प्रधानमंत्री आते हैं और वही वहाँ पे शासन करते हैं। तो उसी प्रकार से भारत में भी मांग किया जा रहा था उस टाइम। तो लेकिन जो गवर्नमेंट थे वो शोषण करने के लिए बहुत सारे एक्ट और नियम ला रहे थे, जिससे यहाँ की जनता में असंतोष की भावना आ चुकी थी। तो गांधी जी के लिए पूरी कांग्रेस से अपनी राजनीतिक गतिविधियों और कार्यक्रमों को सहमति दिलवाना कोई सरल काम नहीं था, क्योंकि गांधी जी का थोड़ा सा जो आंदोलन का तरीका था वो बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आता था, क्योंकि वो सत्याग्रही थे और वो सत्य के माध्यम से
जीत हासिल करना चाहते थे। यंग लोगों को तो खासकर ये चीज़ें पसंद नहीं आती हैं, क्योंकि वो आंदोलनकारी होते हैं। तो गांधी जी के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट था। गांधी जी का केंद्रीय स्तर पर विरोध तिलक ने किया था, लाला लाजपत राय ने किए थे और चित्तरंजन दास ने किए थे। ठीक, तिलक, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, सी.आर. दास, इन लोगों ने इनका नाम इम्पोर्टेंट है। तिलक, लाल बाल पाल हैं, तो इसमें पाल तो नहीं है, तिलक है, लाला लाजपत राय और सी.आर. दास, इन लोगों ने राष्ट्रीय स्तर पे गांधी जी का विरोध किया था, विद्रोह नहीं, विरोध। तिलक का विरोध मुसलमानों को लेकर के था, क्योंकि गांधी जी असहयोग आंदोलन में मुसलमानों को साथ लेकर के कर रहे थे और उन लोगों का गांधी जी ने समर्थन किए थे उस टाइम जो चल रहा था। मुसलमानों को लेकर के बाल गंगाधर तिलक का विरोध इसलिए था क्योंकि उस टाइम भारत में खिलाफत आंदोलन चल रहा था। और आप लोगों को पता होगा खिलाफत आंदोलन का पृष्ठभूमि, कि खिलाफत आंदोलन जो कि मुसलमान लोग तुर्की उस टाइम ऑटोमन साम्राज्य था और तुर्की जहाँ के जो खलीफा होते हैं उनका शासन था। और पहला विश्व युद्ध हुआ था 1914 से लेकर के 18 के बीच। ठीक, तो 1914 से 18 के बीच जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, उस टाइम अंग्रेजों ने तुर्की साम्राज्य को मतलब कि फ्री करने का प्रॉमिस किए थे, परंतु उन लोगों ने उस आंदोलन में क्या किया कि तुर्की का जो शक्ति थी उनको धीरे धीरे उन लोगों ने कमजोर कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि वहां के खलीफा को भी इन लोगों ने पदस्थ करने का, हटाने का प्रयास किया, परंतु ये पॉसिबल नहीं हो पाया। और खलीफा को धर्म गुरु मानते हैं पूरे विश्व के मुसलमान, तो सारे विश्व के मुसलमान उनसे खिन्न हो गए और जहां भी मुसलमान लोग थे वो उनकी सपोर्ट में, तुर्की के या फिर ऑटोमन साम्राज्य के खलीफा के सपोर्ट में अपना एक मुहिम या आंदोलन चला रहे थे। तो भारत में भी इससे रिलेटेड खिलाफत आंदोलन चल रहा था और गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का सपोर्ट किया और उनके समर्थन करने का उद्देश्य मुख्य यह था कि इससे क्या हो गया कि मुस्लिम जो समुदाय है वो असहयोग आंदोलन में और अंग्रेजों को हटाने में मदद करेंगे और हिंदू मुस्लिम साथ में मिल करके असहयोग आंदोलन को अपने अंजाम तक पहुंचाएंगे। ठीक, तो इसीलिए बाल गंगाधर तिलक ने, इनको ये चीजें नहीं पसंद आई खिलाफत आंदोलन का समर्थन देना, इसलिए इन्होंने विरोध किया था। तिलक साहब का तर्क था कि हिंदुओं और मुसलमानों के बीच सहयोग का आधार लखनऊ पैक्ट की तरह होना चाहिए। तो इनका मानना था कि हिंदू और मुसलमानों के बीच जो सहयोग है वो अपना एक खुद का पैक्ट होना चाहिए, जैसे कि लखनऊ पैक्ट में हुआ था जब कांग्रेस के दोनों गुट में समझौता हुआ था, उस टाइप का होना चाहिए, ना कि इनका खिलाफत आंदोलन को सपोर्ट करके। लाला लाजपत राय जबकि और सी.आर. दास थे, इन लोगों ने भी गांधी जी के विधानसभा चुनाव के बहिष्कार के विचार का विरोध कर रहे थे। तो तिलक जी मुसलमानों की वजह से विरोध कर रहे थे असहयोग आंदोलन को, और फिर जो लाला लाजपत राय और सी.आर. दास थे, इन लोगों ने, क्योंकि गांधी जी ने क्या किया था कि विधानसभा जो चुनाव हुआ था उसको बहिष्कार इन लोगों ने किया था और ये लोग सरकार के किसी भी चुनाव में भाग लेना नहीं चाहते थे, क्योंकि ये सरकार के साथ मिलकर के कार्य नहीं करना चाहते थे, क्योंकि सरकार बहुत ज़्यादा तानाशाही थी और उन लोग को पता था, गांधी जी को ऐसा लगता था कि अगर हम लोग चुनाव या फिर उनके साथ चुनाव लड़ेंगे, अगर जीत के हम जाएंगे तो हमारे पास कोई भी कानून बनाने के रूल नहीं होंगे और हमसे ही हमारे लोगों पे इन लोगों ने गलत तरीके से शासन ये करवाने का प्रयास करेंगे, इसलिए इन लोगों ने बहिष्कार किया था। परंतु जैसे लाला लाजपत राय थे और सी.आर. दास थे, ये लोग इनसे विरोध कर रहे थे कि नहीं आप लोग पार्टिसिपेट किए। इन लोगों का मानना था कि विधानसभा के चुनाव में पार्टिसिपेट करके, और कैसे अभी हमारे संसद में क्या होती है, जो विपक्ष होती है वो सरकार अगर कोई अच्छा कानून नहीं ला रहा है तो उसके विरोध में आवाज उठाती है। तो इन दोनों लोगों का, सी.आर. दास का और लाला लाजपत राय का मानना था कि हम सरकार में जा करके हम विपक्ष में रहेंगे और जो भी कानून आएगा मतलब अच्छा वो नहीं रहेगा, जनता के हित के लिए नहीं रहेगा, तो उसका हम विरोध करेंगे और उनके कार्यों में बाधा डालेंगे। इसलिए ये लोग विरोध कर रहे थे, लेकिन गांधी जी और जो भी थे कांग्रेस के और मेंबर थे उन लोगों का इसके अपोजिट मानना था। असहयोग तथा बहिष्कार के कार्यक्रम को प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के सामने उनके विचार जानने के लिए प्रस्तुत किया गया और असहयोग और बहिष्कार का जो कार्यक्रम का पूरा रूपरेखा था
उसको प्रांतीय कांग्रेस कमेटी, जो प्रांतों में कांग्रेस की कमेटी बनी हुई थी, उनके सामने उनके विचार जानने के लिए प्रस्तुत किया गया। भारतीय राजनीतिक पारंपरिक क्षेत्र जैसे कि बंगाल, मद्रास, बम्बई जैसे प्रांतों में गांधी जी के कार्य के प्रति विरोध की प्रवृत्ति पाई गई और तीनों प्रेसिडेंसी, जो महत्वपूर्ण प्रेसिडेंसी था उस टाइम का, बंगाल, मद्रास और बम्बई, बंगाल, मद्रास, बम्बई, इन तीनों जगह भी इसको विरोध, असहयोग और बहिष्कार का जो कार्यक्रम था इसके विरोध देखने को मिला। जबकि जो गैर पारंपरिक क्षेत्र थे जैसे कि बिहार, संयुक्त प्रांत, उत्तर प्रदेश, गुजरात इत्यादि, इन जगहों में गांधी जी को समर्थन मिला था। तो महत्वपूर्ण जो प्रेसिडेंसी थे, प्रांतीय क्षेत्र थे जैसे बंगाल, बम्बई और मद्रास, इन जगहों विरोध देखने को मिला। और जो गैर पारंपरिक क्षेत्र थे जैसे कि बिहार, संयुक्त प्रांत, उत्तर प्रदेश, गुजरात, इन जगहों पे गांधी जी को समर्थन मिला था। उनके असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को बहिष्कार, जो कि कपड़ों या बहुत सारी चीजों को, स्कूल वगैरह का बहिष्कार किया गया था, उसको सपोर्ट, उस रूपरेखा को सपोर्ट मिला था। वास्तव में पारंपरिक क्षेत्रों में गांधी जी के कार्यक्रमों को सहयोग देने की दुविधा के कारण गांधी जी के आंदोलन का अनिश्चितता था। तो मतलब क्या हुआ कि जो मुख्य क्षेत्र थे वहां पे उसका विरोध किया गया और लोगों ने इनको व्यापक तरीके से, जो कमेटी थी उसमें समर्थन नहीं मिला, क्योंकि जब कमेटी ही उसको सपोर्ट नहीं करेगी तो थोड़ा सा उसमें अनिश्चितता तो आएगी ही, श्योरिटी नहीं थी। यह अनिश्चितता इसलिए था कि राष्ट्रवादी समझ रहे थे कि लगातार संघर्ष से विधायिका में जो परिवर्तन किया गया उसका आंशिक रूप से लाभ उठाया जाए, जबकि जो गैर पारंपरिक क्षेत्र थे वहां पे अब तक राजनीतिक उभार नहीं आया था, जैसे बिहार, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रदेश, जब इन एरिया में उतने बड़े पैमाने पर राजनीतिक उभार नहीं आया था, इसलिए वे अपना भाग्य गांधी जी के साथ जोड़ लेना चाहते थे, क्योंकि उन्हें तो कोई राजनीति में उतनी आइडिया नहीं थी, वहां पे कोई उतनी बड़ी कमेटी नहीं थी या फिर उतना महत्वपूर्ण क्षेत्र नहीं था, ना ही शासन का ना ही कमेटी का। और गांधी जी एक प्रमुख चेहरा थे, एक राष्ट्रीय नेता के रूप में उभरे थे। दक्षिण अमेरिका में इनके जो कार्य थे उनसे लगभग सभी देश के लोग अवगत हो चुके थे, इसलिए ये लोग, जो गैर पारंपरिक लोग थे या गैर पारंपरिक क्षेत्र था जो जहाँ पे राजनीतिक उतनी सक्रियता नहीं थी, वो सभी लोग गांधी जी के साथ हो खड़े हुए। लेकिन जो लोग जैसे कि बंगाल, मद्रास और फिर बम्बई की प्रेसिडेंसी थे जहाँ थोड़ा राजनीतिक चेतना आ चुके थे, वो लोग मतलब जितना मिल चुका था अभी तक का, जैसे कि होम रूल या फिर बहुत सारे इसके पहले आंदोलन चले हैं, तो उन आंदोलनों की वजह से जो आमूलचूल विधायिका में परिवर्तन देखने को मिली थी, जो एक्ट बने थे, उसी का बाकी लोग लाभ लेने का कोशिश कर रहे थे कि क्यों नहीं इसी का लाभ उठाया जाए एक और आंदोलन करने के बजाय। इन्हीं परिस्थितियों से सितंबर 1920 कलकत्ता में अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, और यहाँ की विशेष बैठक, जो रेगुलर बैठक होती है, उसका टाइम नहीं था, उसके पहले ही यहाँ पे इसी सब दुविधा की वजह से एक विशेष बैठक कलकत्ता में 1920 में बुलाई गई। और यहाँ पे जो विशेष बैठक बुलाई गई थी उसके अध्यक्ष बने थे लाला लाजपत राय, और लाला लाजपत राय खुद विरोध कर रहे थे महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन और फिर असहयोग आंदोलन के जो रूपरेखा थी उसको। इस बैठक में गांधी जी के कार्यक्रम का जबरदस्त विरोध होने की संभावना बनी हुई थी, और इसलिए विरोध होने की संभावना बनी थी क्योंकि लाला लाजपत राय इसके अध्यक्ष थे और वो व्यक्तिगत रूप से खुद इस जो प्रस्ताव था उसको विरोध कर रहे थे। किंतु लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अधिकांश प्रतिष्ठा प्राप्त जो नेता थे उनके इरादों के विपरीत गांधी जी ने उस प्रस्ताव को 1000 मतों से बढ़त दिलवा करके मंजूर करवा लिया। उम्मीद ऐसा था और वो विरोध कर भी रहे थे, परंतु मैक्सिमम लोग थे वो गांधी जी के जो विचार थे, जो इनके रूपरेखा थी सत्याग्रह का, उसको 1000 मतों से ज्यादा वोट दे करके फाइनली इसको पारित कर लिया गया। कलकत्ता का विशेष अधिवेशन 1920 का पूछता है एग्जाम में, क्वेश्चन पीडीएफ भी पूछता है, उसके अध्यक्ष था लाला लाजपत राय ने किए थे। गांधी जी के सहयोग में मोतीलाल नेहरू, शौकत अली, शफुद्दीन किचलू, मोहम्मद अली, जितेंद्र नाथ, याकूब हसन एवं ZA अंसारी थे। तो जो उनको सपोर्ट कर रहे थे गांधी जी को, उनमें थे मोतीलाल नेहरू थे, प्रमुख चेहरा व्यक्ति हैं जो कि जवाहरलाल नेहरू के पिताजी भी थे मोतीलाल नेहरू, शौकत अली,
ये भी फेमस पर्सनालिटी हैं। शौकत अली, शफरुद्दीन किचलू, मोहम्मद अली, जितेंद्र नाथ, याकूब हसन और जडे अंसारी, ये लोगों ने सपोर्ट किया था। जबकि विरोधियों में मदन मोहन मालवीय थे जो विरोध कर रहे थे, मोहम्मद अली जिन्ना थे जिनकी वजह से, इन्हीं जिन्ना की वजह से पाकिस्तान बना था, और मदन मोहन मालवीय जो कि बीएचयू का गठन किए थे, हिंदू महासभा का गठन किए थे इन्होंने, मदन मोहन मालवीय। श्रीमती एनी बेसेंट भी विरोध करने में थी, बिपिन चंद्र पाल थे, लाला लजपत राय थे और बाल गंगाधर तिलक भी थे। तो लाल बाल पाल, इन तीनों लोग का है ना, लाल बाल पाल। तो ये लाल बाल पाल जो कि उग्रवादी नहीं कह सकते इसको, कांग्रेस दो गुट में था ना, एक उदारवादी था और एक था गरम दल और एक नरम दल। तो गरम दल के नेता थे ये लोग। तो गरम दल जिनका खून गरम था, जो आंदोलन चाहते थे, क्रांति चाहते थे। जो नरम दल जो कि धीरे धीरे, जैसे गांधी जी और फिर मोतीलाल नेहरू, ये लोग नरम दल के थे। ये लोग धीरे धीरे विधायिका में परिवर्तन करके स्वराज प्राप्त करना चाहते थे। तो विरोध करने में ज्यादा लोग थे, मदन मोहन मालवीय, जिन्ना, एनी बेसेंट और बिपिन चंद्र पाल, लाल बाल पाल थे। ठीक है, नाम याद रखना है। सीआर दास भी विरोध कर रहे थे। इसके अलावा शंकर नारायण, सुरेंद्र नाथ बनर्जी इत्यादि ये लोग विरोध कर रहे थे। गांधी जी को यह सफलता व्यापारियों और मुसलमानों के समर्थन के कारण मिल गया, परंतु इन लोगों के विरोध के बावजूद व्यापारी जो वर्ग थे और मुसलमान थे, क्योंकि गांधी जी मुसलमानों के खिलाफत आंदोलन में उनका साथ देने का दिए थे, तो और साथ दे भी रहे थे क्योंकि वो पैरेलल चल रही थी आंदोलन। तो इस वजह से मुसलमानों ने इनका साथ दिया, इसके अलावा व्यापारियों ने साथ दिया, और जिसकी वजह से फाइनली और वहां पे 1000 वोटों से पारित भी कर लिया गया था असहयोग आंदोलन। बिहार में असहयोग आंदोलन का प्रसार अगस्त 1920 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में बिहार प्रांतीय कांग्रेस की बैठक भागलपुर में की गई थी। अगस्त 1920 में अगस्त 1920 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में बिहार प्रांतीय कांग्रेस, बिहार जो प्रांत था, जो कि गैर पारंपरिक प्रांत था, उसका बैठक किया गया था भागलपुर में। और किसके अध्यक्षता में? तो बिहार के राजेंद्र प्रसाद, जो कि महात्मा गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह में साथ दिए थे। अगस्त 1920 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में बिहार प्रांतीय कांग्रेस की बैठक भागलपुर में हुई थी, जिसमें गांधी जी के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया था। इसमें गांधी जी के प्रस्ताव का अनुमोदन भी किया गया, जो बिहार का प्रांतीय बैठक हुआ था जिसमें राजेंद्र प्रसाद ने अध्यक्षता किए थे भागलपुर में। ठीक, इस प्रकार बिहार में आंदोलन प्रारंभ हो गया, क्योंकि यहाँ पे उनको सपोर्ट मिल गया था राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में। इसी क्रम में मजहरुल हक, राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, मोहम्मद शफी जैसे नेताओं ने विधायिका के चुनाव से अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली। और इसके सपोर्ट की वजह से, क्योंकि गांधी जी विधायिका का चुनाव को समर्थन नहीं दे रहे थे, तो इनके सपोर्ट और असहयोग आंदोलन की वजह से राजेंद्र प्रसाद, जो कि खुद प्रथम राष्ट्रपति बने थे बाद में, ब्रजकिशोर प्रसाद, मोहम्मद शफी और मजहरुल हक, राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, दो तो प्रसाद हो गया, राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, मजहरुल हक और मोहम्मद शफी। देखिए, ये बार बार नाम पढ़ने का मतलब बस एक ही है कि इसको याद कर लेना। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड हैं और मेंस में यही सब एक्स्ट्रा लिखना होता है, तो याद रहेंगे तभी लिख पाएंगे हम लोग। मजहरुल हक, राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद और मोहम्मद शफी जैसे नेताओं ने विधायिका की चुनाव से अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली। और महेंद्र प्रसाद, देखिए महेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह और ब्रजनंदन प्रसाद, इन लोगों ने अदालत का बहिष्कार किया। और ये लोग वकील थी, अनुग्रह नारायण सिंह, महेंद्र प्रसाद और ब्रजनंदन प्रसाद, इन लोगों ने अदालत का बहिष्कार किया था। राजेंद्र प्रसाद के भाई राजेंद्र प्रसाद के भाई थे जिनका नाम था महेंद्र प्रसाद। और इन लोगों ने राय साहब जो कि अच्छा महत्वपूर्ण पद था, अंग्रेजों के द्वारा दी जाती थी वित्तीय मामलों को देखरेख करने वाले लोगों को, तो राय साहब की जो उपाधि थी इन लोगों ने वापस लौटा दी थी असहयोग आंदोलन के सपोर्ट में। राजेंद्र प्रसाद और महेंद्र प्रसाद ने, छात्रों ने स्कूलों और कॉलेजों का बहिष्कार करना स्टार्ट कर दिया।
इन्हें वैकल्पिक साधन उपलब्ध कराने के लिए पटना गया रोड पर राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना की गई। चूँकि सरकारी स्कूलों कॉलेजों का बहिष्कार किया गया तो इनका पठन पाठन बाधित ना हो, इसके लिए इनको वैकल्पिक साधन उपलब्ध कराया गया और पटना गया रोड पर राष्ट्रीय महाविद्यालय का स्थापना किया गया। इन लोगों ने खुद का राष्ट्रीय महाविद्यालय का स्थापना किए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके प्राचार्य बने थे और राजेंद्र प्रसाद जो महाविद्यालय बनाया गया पटना गया रोड पर उसके प्राचार्य बने थे। इसी समय बिहार इंजीनियरिंग के 15 छात्र मजहरुल हक के पास मार्गदर्शन के लिए आए और मजहरुल हक जो कि वो भी इस आंदोलन असहयोग आंदोलन के समर्थक थे, तो 15 इंजीनियरिंग के छात्र इनके पास आए मार्गदर्शन के लिए कि हमें क्या करना चाहिए या फिर आगे की रणनीति बताएं। तो मजहरुल हक ने दीघा के पास, पटना में है अभी जो बना हुआ है मरीन ड्राइव, वो दीघा तक ही जाती है, तो दीघा के पास मित्र खैरू मियाँ की जमीन पर सदाकत आश्रम का निर्माण किया। तो खैरी मियाँ की वहाँ पे दीघा के पास जमीन थी और मजहरुल हक ने वहाँ पे सदाकत आश्रम का निर्माण किए और यह छात्रों के द्वारा चरखा बनाने के कार्य प्रारंभ हुआ। और वहाँ पे ये जो 15 इंजीनियरिंग के छात्र थे उन लोगों ने मजहरुल हक से सलाह लिया और इन सभी लोगों ने मिल करके फाइनली अपने दोस्त खैरू मियाँ की जमीन पे एक आश्रम बनाया और उस आश्रम में इन सभी छात्रों के द्वारा चरखा बनाने का कार्य स्टार्ट हुआ और इस चरखा को इन लोगों ने जन जन तक बांटने का कार्य किया। और धीरे धीरे क्योंकि कपड़े का बहिष्कार करना था अंग्रेजों के, तो खुद का कपड़ा रहेगा तभी तो लोग बहिष्कार करेंगे ना, बिना कपड़े के तो रहेंगे नहीं, तो इसलिए उसके लिए चरखा की आवश्यकता होगी। तो चरखा इन लोगों ने बनाने का स्टार्ट कर दिया। इन लोगों को पता था कि अगर असहयोग आंदोलन बहुत ज़्यादा जोर पकड़ेगी तो चरखे की जरूरत पड़ेगी। धीरे धीरे यह स्थान राष्ट्रीय आंदोलन का मुख्यालय बन गया और सदाकत आश्रम जो कि खैरू मियाँ की जमीन पे बनी थी, धीरे धीरे यहाँ पे एक जगह मिल गया कि वहाँ से अब आंदोलन किया जा सकता है। राष्ट्रीय आंदोलन का मुख्यालय की जैसा बन गया बिहार के लिए। गांधी जी के आह्वान पर बिहार में भी एक विद्यापीठ की स्थापना की गई और गांधी जी ने आह्वान किया कि हर जगह पे विद्यापीठ बनाई जाए, क्योंकि विद्या देना बच्चों को जरूरी है। ऐसा नहीं है कि बहिष्कार करके वो सारे के सारे बिना पढ़े लिखे ही रहे। तो एक विद्यापीठ की स्थापना की गई। मजहरुल हक इसके कुलाधिपति बनाए गए। तो जो पटना गया रोड पे बना था उसके राजेंद्र प्रसाद थे बने थे और यहाँ पे जो एक गांधी जी के कहने पे विद्यापीठ बना उसके कुलाधिपति मजहरुल हक बनाए गए और ब्रज किशोर प्रसाद इसके कुलपति बने थे। तो कुलाधिपति मजहरुल हक थे और कुलपति ब्रज किशोर प्रसाद थे। 22 दिसंबर 1921, फिर 22 दिसंबर 1921 का दिन आता है जहाँ पे जब प्रिंस ऑफ वेल्स का पटना आगमन हुआ। प्रिंस ऑफ वेल्स का पटना में आगमन होता है 22 दिसंबर 1921 को। असहयोग आंदोलन चल ही रहा था। ठीक, अगस्त 1920 का वह समय था जब भागलपुर में राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में यहाँ पे सहयोग आंदोलन को समर्थन मिला और यहाँ से स्टार्ट हुआ था। और एक साल के बाद, एक साल से थोड़ा सा ज़्यादा, 22 दिसंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स का पटना आगमन होता है। ये क्वेश्चन भी पूछता है कि प्रिंस ऑफ वेल्स का पटना कब आगमन होता है, तो 22 दिसंबर 1921 को। उस दिन जबरदस्त आंदोलन हुआ। अब यह आंदोलन अपने चरम पर था। तब गांधी जी ने चौरी चौरा हिंसक घटना के कारण 5 फरवरी 1922, क्योंकि चौरी चौरा में हिंसक घटना नहीं होता तो शायद गांधी जी द्वारा वापस नहीं किया गया होता सहयोग आंदोलन। और ये वैसे आंदोलन वापस करने का समय भी आ गया था, क्योंकि ये एक तत्कालीन कारण बना। चौरी चौरा जो हिंसक घटना हुई थी, कांड हुआ था, वो एक तत्कालीन कारण बना था। वैसे भी धीरे धीरे ये आंदोलन वापस होता है। आगे उसको हम लोग पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों होता। ठीक है, क्योंकि एक लंबा समय हो गया था सहयोग आंदोलन होते हुए और इसके परिणाम कुछ निकल नहीं रहे थे। तो कोई भी आंदोलन का एक समय होता है, तो इस आंदोलन को वापस ले लिया गया। इस आंदोलन का नेतृत्व मध्यम वर्ग से आया, किंतु मध्यम वर्ग को गांधी जी के कार्यक्रम को लेकर कई आशंकाएं भी थी। चूंकि यह जो आंदोलन था उसका नेतृत्व मध्यम वर्ग ही कर रहा था, शिक्षित लोग कर रहे थे और
मध्यम वर्गीय लोग कर रहे थे। तो उन लोगों को गांधी जी का जो योजना कार्यक्रम था उसको लेके कहीं न कहीं आशंकाएँ थी, क्योंकि स्टार्टिंग से ही बहुत इम्पोर्टेंट प्रभावशाली जो व्यक्ति थे राजनीति में वो लोग विरोध कर रहे थे। लगभग गरम दल के तो सारे नेता ही विरोध कर रहे थे। जो गरम दल के मुख्य नेता थे लाल बाल पाल, चित्तरंजन दास, ये लोग सारे विरोध कर रहे थे। एनी बेसेंट भी कर रहे थे, मदन मोहन मालवीय, जिन्ना, सब कोई। इसलिए कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई जो परंपरागत राजनीतिज्ञों के केंद्र थे, वहां गांधी जी के आंदोलन पर सीमित प्रक्रिया हुई थी, क्योंकि यहाँ के लोग तो मैक्सिमम प्रमुख चेहरे, प्रमुख नेता जो थे वो विरोधी कर रहे थे। इसलिए यहाँ पे कलकत्ता, मद्रास, बम्बई में थोड़ा इसका आंदोलन को कम देखने को मिला। इसके विपरीत भारतीय राजनीति में तुलनात्मक रूप से जो नए मध्यम वर्ग आए, उन्हें अपने हितों, तो जो मध्यम वर्ग के लोग आए थे इस राजनीति में, तो उन लोगों को अपने हितों तथा महत्वाकांक्षाओं को अभिव्यक्ति देने का भी एक मौका मिला, क्योंकि जो प्रमुख चेहरे थे वो तो विरोध में थे। तो अब नए नए लोग उभर के आ रहे थे और नए नए क्षेत्रों से आ रहे थे, जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, जिसका राजनीति में उतनी भागीदारी नहीं थी, वहां से लोग उठ के आने लगे। बिहार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश से नेहरू, गुजरात में सरदार पटेल और दक्षिण भारत में सी राजगोपालाचारी, इन लोगों ने गांधी जी के आंदोलन को व्यापक समर्थन दिया था। तो बिहार में राजेंद्र प्रसाद, जो कि ये भी एक नया चेहरा उभर के आया था राजनीति में, संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश से नेहरू, और आगे चल के देश की बागडोर भी इन्हीं लोग के हाथों में आई थी इसी आंदोलन से। और इसके पहले राजेंद्र प्रसाद सिर्फ उसमें देखे गए थे चंपारण सत्याग्रह में, और नेहरू की एंट्री होती है। क्योंकि मोतीलाल नेहरू तो पहले से थे राजनीति में, तो कोई बड़ी बात नहीं थी नेहरू जी का एंट्री। तो संयुक्त प्रांत से नेहरू जी आए, फिर गुजरात में सरदार पटेल आए, और दक्षिण भारत में सी राजगोपालाचारी ने गांधी जी के आंदोलन को व्यापक समर्थन दिया था, क्योंकि इन्हें वास्तव में औपनिवेशिक शासन से लड़ने के लिए अप्रत्यक्ष बल मिला था। और ये लोग नए थे, युवक थे, और इन लोगों को कहीं न कहीं ये बात का, और बुद्धिजीवी वर्ग थे, पढ़े लिखे लोग थे, वकील थे, तो इन्हें औपनिवेशिक शासन से लड़ने के लिए एक तरह से अप्रत्यक्ष बल गांधी जी के रूप में इन लोगों को मिला था। आर्थिक बहिष्कारों को भारतीय व्यापारियों का समर्थन मिला था। तो जो भारतीय व्यापारी थे उसको आर्थिक बहिष्कार करने के लिए उन लोगों ने समर्थन दिया था, जबकि लॉसेस हो रहे थे व्यापारियों के, इसके बावजूद उन लोगों ने समर्थन दिया था, क्योंकि राष्ट्रवादी नेताओं के स्वदेशी वस्त्र पर जोर देने से कपड़ा उद्योग को फायदा हुआ था। और व्यापारी वर्ग इसलिए भी साथ दिए क्योंकि उन लोगों को खुद का रोजगार, जो कि व्यापार करते थे अंग्रेजों के वस्त्रों का, ब्रिटिश कपड़ों का, वो खुद के उद्योग, कपड़ा उद्योग पर इन लोगों ने जोर दिया और इन्हें फायदा भी हुआ, इसलिए इन लोगों ने और व्यापक जन समर्थन दिया। इसके बावजूद व्यापारियों का एक समूह था जो असहयोग आंदोलन का आलोचक रहा, जो कि मतलब कि खुद का, जैसे उनका कुटीर उद्योग नहीं है, वो सिर्फ व्यापारी हैं, इधर से उधर सप्लाई कर रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, उनको लॉस होगा। तो जिनको मतलब एक होता है पर्सनल एजेंडा, लॉस हो रहा है तो फेवर में है और अपोज कर रहे हैं, और फायदे हो रहे हैं तो सपोर्ट में। और कुछ ऐसे भी थे जो सच में वास्तव में अंग्रेजों से छुटकारा पाना चाहते थे, स्वराज चाहते थे। तो असहयोग आंदोलन का आलोचक भी रहे थे। तो हमेशा रहा है, समाज में दो टाइप के लोग रहे हैं। इन्हें असहयोग आंदोलन के फलस्वरूप मजदूरों के असंतोष का डर सता रहा था। छात्रों की प्रतिक्रिया अत्यंत प्रभावशाली थी, परंतु असहयोग आंदोलन में छात्रों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। हजारों छात्रों ने सरकारी स्कूल और कॉलेज को छोड़ करके राष्ट्रीय स्कूल और कॉलेजों में दाखिला ले लिया था। जो राष्ट्रीय कॉलेज और स्कूल नए नए बनाए गए थे उसमें उन लोगों ने दाखिला लिया था। नव स्थापित काशी विद्यापीठ जो कि मदन मोहन मालवीय द्वारा बनाया गया था, नया निर्माण हुआ था। गुजरात में विद्यापीठ बना था। गांधी जी के आह्वान पर बहुत सारे विद्यापीठ बनाए गए थे। जामिया मिलिया इस्लामिया जो कि आज भी है, काशी भी आज भी है, बहुत फेमस है। गुजरात विद्यापीठ पे जैसे राष्ट्रीय शिक्षण संस्थानों में छात्रों को स्थान दिया गया। मुसलमानों का सहभागिता अत्यधिक प्रभावशाली रहा। मुसलमान जो कि ऑलरेडी ऑटोमन साम्राज्य के खलीफा के सपोर्ट में ब्रिटिशर से लड़ रहे थे, खिलाफत आंदोलन चला रहे थे, इन लोगों ने भी जोर तरीके से असहयोग आंदोलन को सपोर्ट किए थे।
महिलाओं ने अविस्मरणीय योगदान दिया था। महिलाओं का योगदान काफी ही महत्वपूर्ण था। उन्होंने तिलक स्वराज फंड में अपने गहने का तक दान में दे दिए थे। तिलक स्वराज फंड बनाया गया था असहयोग आंदोलन को चलाने के लिए, क्योंकि जब लोग अपने पद से, जैसे कि कोई शिक्षक है अपना जॉब से, वकील वकालत छोड़ रहे हैं, सब कोई असहयोग कर रहे थे, कुल मिला करके जो उनकी ब्रिटिश की बनाई हुई रूल रेगुलेशन थे उसको छोड़ रहे थे, तो उसके लिए फंड की आवश्यकता थी। इसलिए तिलक स्वराज फंड बनाया गया था ताकि किसी को ऐसा नहीं हो कि अपनी नौकरी छोड़ने पर उसको खाने तक के लाले पड़ जाएं। तो इसलिए स्वराज फंड बनाया गया और इसमें महिलाओं ने अग्रणी भूमिका निभाई और उन लोगों ने अपने गहने तक दान दे दिए। और तिलक स्वराज फंड एक कीवर्ड है, इसको याद कर लेना है कि कौन सा फंड बनाया गया था। तो तिलक स्वराज फंड का निर्माण हुआ था। इस आंदोलन के विकास में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु किसानों और श्रमिकों की भागीदारी रही थी। इस आंदोलन के विकास में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु किसान और श्रमिक की भागीदारी रही। हिंसक घटनाओं के कारण गांधी जी की सारी रणनीति असफल हो जाती है। गांधी जी ने आंदोलन की ऊर्जा को बरकरार रखने के लिए असहयोग को वापस ले लिया और गांधी जी की तैयारी संघर्ष तैयारी रणनीति पर विश्वास करते थे। तो गांधी जी का ऐसा नहीं था कि जैसे कि क्रांति टाइप इनके विचार नहीं थे कि मतलब क्रांति की हमें तुरंत ही रिजल्ट मिल जाए देखने को और फिर यहाँ से वो छोड़ करके भाग जाए या फिर कोई बड़ा सा युद्ध कर लें, क्योंकि भारत के लोग उस टाइम इतने सक्षम नहीं थे कि अंग्रेजों से ब्रिटिशर से युद्ध कर सके और उनको यहाँ से पूर्णतया भगा सकें। ठीक है, वो तो भारतीय लोग सक्षम नहीं थे क्योंकि इतने बड़े बड़े विश्व युद्ध हो रहे थे 1914 से 18 और उस इतना बड़ा विश्व युद्ध में तो वो अंग्रेज पराजित हुए ही नहीं थे, जबकि उस समय बोलबाला था जर्मनी का। इसके बावजूद इन लोगों ब्रिटिशर्स नहीं हार पाए थे, तो फिर भारतीय कैसे उनको हरा सकते थे। तो खैर जो लोग ऐसा सोचते थे, ठीक है, वो अपने हिसाब से सोचते थे, पर कहीं ना कहीं गांधी जी की जो रणनीति थी कि तैयारी करो, संघर्ष करो, फिर तैयारी करो, फिर रणनीति बनाओ, तो मतलब उनका तैयारी संघर्ष तैयारी रणनीति पे ही वो विश्वास करते थे। कि जैसे कि गुरिल्ला वार हमारे इतिहास में हम लोग पढ़े हैं, गुरिल्ला वार के बारे में सुने हैं, शेरशाह सूरी जी भी करते थे। जब बड़ा सेना हो ना, मतलब ये गुरिल्ला वार वाला ही है, तैयारी संघर्ष तैयारी रणनीति। देखिए ये कितना अच्छा चीज है, बस उसका रूप चेंज हुआ है। तो जब हुमायूं की बहुत बड़ी सेना थी और शेरशाह जहाँ छोटे से टुकड़े सैन्य टुकड़े थे, तो उनको हराना था, तो वो कैसे हराता? डायरेक्ट युद्ध करके तो पानीपत जैसा युद्ध करके तो नहीं हरा सकते थे, तो वो गुरिल्ला वार करते थे। बस उनकी टुकड़ी पे ज़्यादा से ज़्यादा अटैक करो और क्षति पहुंचाओ, जितना डैमेज कर सकते हैं करो, फिर निकल जाओ। और फाइनली शेरशाह सूरी को जीत भी मिली थी। इसी तरह से शिवाजी भी ने किया था। तो उसी प्रकार से गांधी जी का भी मानना था कि डायरेक्ट संघर्ष से तो कहीं ना कहीं जीत नहीं मिल सकती है, तो तैयारी किया जाए, संघर्ष किया जाए और फिर तैयारी फिर रणनीति बनाई जाए। धीरे धीरे लोगों के अंदर राष्ट्रीय भावना का विकास और राष्ट्रीय चेतना का विकास हो, जिससे कि अंग्रेजों को फाइनली भारत से निकाल दिया जाए। तो तैयारी संघर्ष तैयारी रणनीति पर गांधी जी विश्वास करते थे। हिंसात्मक स्वरूप होने के कारण अंग्रेजों का दमन चक्र चल सकता था। गांधी जी को पता था कि अगर थोड़ा भी हिंसात्मक स्वरूप हुआ आंदोलन का तो उनके दमन चक्र चल सकता है और चल ही रहा था। जैसे 1857 क्रांति देख लीजिए, चाहे कोई भी है वो बहुत ही आसानी से उसको कुचल देते और उनकी वर्ल्ड लेवल पे क्रिटिसिज्म भी नहीं होती, क्योंकि उनको मौका मिल जाता कि लोग उग्र थे, लोगों को भीड़ मतलब जो था ना कि हिंसा कर रहे थे, इसलिए हमें दबाना पड़ा या फिर हमें अपने हथियार आधुनिक हथियार इस्तेमाल करना पड़ा। इसलिए गांधी जी कोई मौका नहीं देना चाहते थे अंग्रेजों को। इससे जनता में निराशा भी आ सकती थी, इसलिए गांधी जी समय रहते इसे वापस ले लिया। जबकि कुछ इतिहासकारों ने यह साबित करने की कोशिश किया है कि गांधी जी जमींदार वर्ग से जुड़े हुए थे और समाजवादी संभावनाओं को देखते हुए आंदोलन को वापस ले लिए, लेकिन आरोप सही नहीं है। अब अपने बहुत सारे इतिहासकार अपने तरीके से लिखते हैं, उनकी सोच रही हो, पर आप लोग खुद सोचिए, हम लोग सभी लोग सोच सकते हैं कि गांधी जी का क्या ऐसा भावना था कि जमींदार वर्ग से वो जुड़े थे और समाजवादी संभावनाओं को देखते हुए उन्होंने वापस ले लिया। हमें तो ऐसा नहीं लगता, आप लोग को भी नहीं लगता होगा, आई होप।
लेकिन यह आरोप सही नहीं है, किंतु कांग्रेस नेतृत्व किसी भी तरह से जमींदारों के आर्थिक आधारों पर हमला नहीं करना चाहते थे। ठीक है, गांधी जी इसको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन जो कांग्रेस था, कांग्रेस का नेतृत्व था, वो किसी भी तरह से जमींदार के आर्थिक और अधिकार और आधार पर हमला नहीं करना चाहते थे। और करते भी कैसे? अब उस समय तो इनके शासन कांग्रेस की चल नहीं रही थी ना। कांग्रेस एक संगठन था जिसका कार्य था कि भारतीयों को स्वराज्य, इनका उद्देश्य धीरे धीरे बन गया था कि भारतीयों को स्वराज्य दिलाया जाए। तो ये जमींदारों से छीन के अगर जमीन गरीबों में बांटने लगते, जैसे कि भूदान आंदोलन बाद में चलाया गया था जयप्रकाश नारायण के द्वारा, विनोबा भावे के द्वारा भूदान आंदोलन चला था। तो कांग्रेस ऐसी कोई आंदोलन उस टाइम नहीं चला सकती थी ना, क्योंकि उन्हें सभी को मिला करके अंग्रेजों से लड़ना था। तो अगर ऐसा करते तो जमींदार उनसे खीन हो जाते। तो इसलिए जैसा चल रहा था उन लोगों ने चलने दिया। तो कहीं ना कहीं वो हमला नहीं किए जमींदारों के अधिकार और आधार पे। ठीक, देश आज़ादी के बाद तो हुआ ही है भूमि का बंटवारा लोगों के बीच में, पर फिर भी बिहार में उस स्तर पे नहीं हो पाया है अच्छे से, क्योंकि अभी भी बहुत ज़्यादा बिहार में असमानता देखने को मिलती है और भूमि का भी बहुत ही असमान वितरण देखने को मिलता है। इसी का देन है कि कहीं ना कहीं एक ये भी कारण है, अगर बिहार में उद्योग नहीं है तो उसके एक ये भी कारण है कि यहाँ पे जो भूमि जोत है ना, भूमि जोत हैं वो छोटे छोटे खंडों में बटे हुए हैं, छोटे छोटे, और उनका कोई मतलब कि प्लॉटीकरण नहीं है। जैसे बड़े भूखंड एक साथ एक लोग का, एक मालिक का नहीं है। यहाँ पे अब एक छोटा सा टुकड़ा खेत का किसी और का है, तो ये छोटा सा किसी और का है, फिर छोटा सा किसी और का है। वो उनका जीवन यापन है, वो उद्योग के लिए देंगे भी नहीं, और लागत अगर देंगे भी तो इसकी लागत बहुत ज़्यादा आ जाएगी जो भी उद्योग अपना लगाएगा। तो मतलब आते हैं ना कि क्या क्या रीजन है उद्योग नहीं होने के, थे कि ये भी रीजन है कि यहाँ पे छोटे छोटे जमीन के भूखंड देखने को मिलते हैं और सही तरीके से इसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है या प्लॉटीकरण नहीं हो पाया है बिहार में। ठीक है, गांधी जी का लक्ष्य सभी को शामिल करके एक नियंत्रित जन आंदोलन चलाना चाहते थे, और इसलिए भी वो लोग जमींदारों पर हमला नहीं किया, पर उनका सपोर्ट भी नहीं किया था। ऐसा नहीं था कि उन लोगों का ये सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है, तो एक नियंत्रित जन आंदोलन चलाना था, ना कि वर्ग क्रांति करनी थी। कि चलो मतलब कि ऐसा लोग का नहीं, बिल्कुल कांग्रेस और गांधी जी का था कि भले ही इतिहासकार कह रहे हैं, कहने दीजिए कुछ इतिहासकार, कि वर्ग क्रांति हो। अब जमींदार वर्सेस, ऐसा ना हो कि जमींदार वर्सेस किसान या फिर मजदूर हो जाए। ठीक, अब आपस देश में ही थोड़ी लड़ाना है। तो इसलिए इन लोगों ने मतलब जमीन अगर बांटिएगा, किसी का भी प्रॉपर्टी छीन के तो लड़ेगा ही ना। इसलिए गांधी जी इस आंदोलन को जारी रखना नहीं चाहते थे। ठीक है, अब हम लोग का सहयोग आंदोलन खत्म हो गया। अब नेक्स्ट है सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में। और बहुत अच्छे नोट्स है, मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छे नोट्स लग रही है, आप लोग भी पढ़ सकते हैं इसे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कोई सुझाव है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं।